हेलो हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो अब आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यानी कि 13वां प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं। और इसके पहले 12 हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें आपका अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है। और फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ का ये आपको दिख ही रहा होगा, उत्तराखंड का है, LT ग्रेड का, जो 2018 में हो रखा था, ठीक है। तो ये मुझे मिला तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हालांकि अब हम जो है प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 डाल दिया, ठीक है। फिलहाल ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए, आप सब लोगों को जो है गुड इवनिंग। हालांकि ये गुड नाइट का समय है, लेकिन अब किसी को स्टार्टिंग में विश करते हैं तो पहले क्या करते हैं, लास्ट वाला विश नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा गुड इवनिंग ही चल रहा है, जब तक हम सो न जाए तब तक गुड इवनिंग ही चल रहा है। और आई होप कि अभी तक आप लोग जग ही रहे होंगे, मे बी कुछ लोग सो गए हों, कोई बात नहीं। जो लोग सो गए होंगे वो लोग सुबह वीडियो देखेंगे, और जो लोग जग रहे हैं वो हमारे साथ बढ़िया एंजॉय करेंगे, ठीक है। और इसमें मुझे लगता है कुछ आपके 70 से 75 क्वेश्चन हैं, जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको पूरी वीडियो देखना है बिल्कुल केयरफुल होकर के, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो तो बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। उनको आपको मिस नहीं करना। कहीं से भी किसी भी स्टेट का आपको पेपर मिलता है उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। उसका आंसर आपको नहीं मिलता है, ढूंढिए, सर्च कीजिए, नोट डाउन करिए, समझिए, है ना। तो चलिए, अब इसी के साथ हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आज है आपका 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व बालिका दिवस, यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। तो अब आप सभी लोग कभी न कभी बालिका रही होंगी, और आप लोगों के पास भी, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, सबके पास बालक बालिकाएं होंगी ही। यहाँ पर कोई हम बायस होकर के बात नहीं करेंगे कि जेंडर बायस होकर के बात नहीं करनी है बालक या बालिका के बारे में। लेकिन फिर भी आज भाई बालिकाओं का दिन है, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे ही। तो देखिए, बालिकाएं हमेशा मतलब जो लड़कियाँ होती हैं प्यारी होती ही हैं। और आप लोग भी मतलब बच्चों को एजुकेट करने पे तो आपको फोकस करना ही करना है, लेकिन जो हमारी गर्ल्स चाइल्ड हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि उनके उत्थान का कार्य अभी चल ही रहा है। उनको सशक्त बनाने का, या उनको एजुकेट करने का, या उनको जो है क्या कहते हैं, मतलब हर तरह से उनको सेव करने का कार्यक्रम चल ही रहा है। तो आप अगर अपने घर से, या फिर आप अपने अपने तक से, मतलब अपने से आप स्टार्ट करेंगे ना, कि आप अपने से सेव कर पाएँ या उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, तो ये चीज़ बहुत, एक आप कह सकते हो कि आपके नेशन में बहुत अच्छा योगदान रहेगा आपका, ठीक है। और आपके फैमिली में भी रहेगा। और एक बात आपको पता ही होगी कि जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उन्होंने ये बोला था कि अगर आप एक गर्ल को एजुकेट करते हैं तो वो पूरी सोसाइटी और पूरे एक परिवार को, पूरे नेशन को, है ना, मतलब कि जब आप एक गर्ल को एजुकेट करेंगे तो आपका एक परिवार जो है शिक्षित होगा, परिवार के बाद समाज शिक्षित होगा, और जब आपका समाज शिक्षित होगा तो आपका पूरा देश शिक्षित होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब रिलेट करते हैं चीज़ों, और ये बात जहाँ तक है सही है। और ये भी कहा जाता है कि जब अगर एक लड़की को आप पढ़ाते हैं तो वो एक घर नहीं, दो घरों को जो है मतलब शिक्षा देने के योग्य, या शिक्षा देने में योगदान देती हैं। एक तो वो जहाँ पैदा होती हैं, दूसरी उनकी भाई जहाँ शादी वगैरह होती है। फिलहाल अब तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वो हो रखा है, अब दो ही क्या, अब तो कई परिवारों को शिक्षा दे सकती हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल इतना बहुत हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा हैं, तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, व्यक्तित्व हिंदी में क्वेश्चन है। इंग्लिश वाला मैंने नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि इंग्लिश वाले में थोड़ा सा वो हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, चलो हिंदी में ही करते हैं। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या होता है ना, कि आपके जो टर्म्स दिए होते हैं उनमें कोई मतलब चेंज नहीं होता है। अगर आपने इंग्लिश का कीवर्ड पकड़ा ना, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता एग्जाम में। तो आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों जो है किया करिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एकदम मैसी हो जाता है, इस वजह से मैंने सिर्फ हिंदी इंक्लूड किया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी की बात हो रही है। किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष है, गैर संज्ञानात्मक है, बौद्धिक पक्ष है, या बाह्य पक्ष है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक पक्ष। क्योंकि अब आपको इसमें, पहले हम इसको करेक्ट कर देते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष क्यों, क्योंकि ये जो बौद्धिक पक्ष दे रखा है वो आपका बौद्धिक पक्ष आपका संज्ञानात्मक में ही आ जाएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक मतलब कि आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात हो रही है, ठीक। तो आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आप सब कुछ आ जाता है, ठीक है। आप कैसा सोचते हैं, कैसे मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, या मतलब आप कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कैसे आप देखते हैं, मतलब पूरा पॉइंट ऑफ ओवरऑल पर्सनालिटी इसमें आ जाती है आपकी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कक्षा का संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है। सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग की बात हो रही। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन थोड़े से टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, मैंने ले लिया है उसको, तो वो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने लिया, हटाया नहीं उसको, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि तो ये तो कौन से क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कुछ अलग से भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ये हेल्पफुल ही होएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पृष्ठपोषण हेतु, यानी कि फीडबैक। फिर विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, मतलब कि
वेरियस स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए, या फिर पाठ पूर्ण करने हेतु, या फिर मूल्यांकन हेतु। तो जो माइक्रो टीचिंग करी जाती है, आपने बीएड में करी ही होगी, तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न कौशलों के विकास है, उसमें कई सारी जो है स्किल्स होती हैं ना, उस पर हम काम करते हैं, और उस उतने तरह का लेसन प्लान बना करके हमारी 5 मिनट की माइक्रो टीचिंग होती है, ठीक है, याद होगा आपको। तो हमारा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट है कि संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। शाब्दिक मतलब कि वर्बल से, और अशाब्दिक मतलब कि नॉन वर्बल तक हो सकता है, ठीक है। शाब्दिक मतलब शब्दों में कुछ मतलब आप ये कह सकते हो कि ओरली कुछ बोलेंगे, और जो या क्या कहते हैं आपका जो अशाब्दिक होगा उसमें आपके जेस्चर आ जाएंगे, हाव भाव टीचर का, ठीक है, हाथ को हिलाकर किस तरीके से एक्सप्लेन करना, या किसी एक्टिंग के हिसाब से कोई चीज़ बताना। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल कैसी है, सही बात है। तो इसमें पूछने की यह बात सही है या गलत है, आंशिक रूप से सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। तो ये बात आपकी पूर्ण रूप से सही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार आपका बोले तो क्या है आपका, ये RTE है। क्या है, RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक। एक्ट आया था आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, लेकिन ये पारित कब हुआ था, ये प्रावधान मतलब आया था 2009 में, लेकिन इसको एकदम फोर्स में कब आया था, ये 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। कब आया था आपका, 1 अप्रैल 2010, ठीक है। तो इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फिर बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, मतलब जो बच्चों को फिजिकल या फिर मेंटल या आप सीधे कह सकते हो जो कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती थी उन पर रोक लगाई गई, या फिर बाल अधिकारियों को संरक्षण की व्यवस्था की गई, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए जो आपका ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा वो पूरा सही होगा। क्यों, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा भी बोली गई, बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना एकदम उनका मतलब देना अधिकार है, और इसके बाद जो है उनका शिक्षा लेना भी उनका अधिकार है। और एक तो और जो आपका वो क्या कहते हैं नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 45 में ये बात कहेगी कि जो माता पिता होंगे उनकी भी पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चे को जो है एजुकेट करें, 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में आपको पता है कि फ्री एंड एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको 6 से 14 साल तक को फ्री एजुकेशन देने का कहा गया इसी RTE एक्ट में ही। और जो डिसेबल बच्चे होते हैं या जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो मतलब किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है उनके अंदर, उन बच्चों की जो एज दी गई वो आपकी 6 से 18 साल दी गई, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, आप एक सेकेंड, ये जो आपको दिया गया मैं एक बार बता दूं आपको, जो नॉर्मल बच्चे थे, ठीक है, इस पे अच्छे से बहुत लिख नहीं रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल हैं उनको 6 से 14, ठीक। और जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशल हैं उनको 6 से 18 साल तक फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। बात समझ गए, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको 6 से 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और जो स्पेशल बच्चे हैं या किसी भी उससे डिसेबिलिटी से रिलेटेड है तो उनको किस तरह की दी जाएगी, उनको दी जाएगी आपकी क्या कहते हैं 18 साल तक, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आजा भाई। तो ये आपका आंसर आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक पूरा समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि मध्यावस्था में महिलाओं में रजोनिवृत्ति का मतलब मीनोपॉज किस हार्मोन के निम्न स्तर के कारण होती है, तो टेस्टोस्टेरोन या एड्रेनलिन, ये आपका एड्रेनलिन हार्मोन है, ठीक है, एड्रेनलिन। फिर सी आपका एस्ट्रोजन और डी आपका थायरॉक्सिन। तो आप मुझे ये बताना कि ये आपका वो क्वेश्चन रहेगा टेस्टोस्टेरोन किसके बॉडी में पाया जाता है, मेल की बॉडी में या फीमेल की बॉडी में। तो इसमें जो किस हार्मोन के निम्न स्तर के कारण, कि कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन थोड़ा लो हो जाता है तो औरतों में मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि उनके पीरियड्स क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी कमी के कारण या उसके लो लेवल सिक्रीशन के कारण जो मेनोपॉज उनमें हो जाता है, ठीक है। फिर है कि रेमे का मतलब यहाँ पर रेमी है, रेमी जो होता है आपका रेमी रेशा, ठीक है। तो रेमी आपका किस प्रकार का रेशा है, वानस्पतिक यानी कि जो है क्या बोलते हैं वेजिटेबल फाइबर है, या खनिज यानी कि आपका मिनरल फाइबर है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल है, प्राणिज यानी कि क्या बोलते हैं प्राणिज रेशा को, चलो मुझे, हाँ, तो जो एनिमल फाइबर आपका होता है। तो अब इसमें आपका रेमी कौन सा रेशा है, वानस्पतिक रेशा, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब आप देखिए कि कितने इजी क्वेश्चन आपके उत्तराखंड एल्टीग्रेड में आए हुए हैं, ठीक है। आप लोग देख के बताना कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या फिर क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये आप मत बताना कि कैसे कितने सही हो रहे हैं, आपको ये बताना क्वेश्चन कैसा लगा। और आपको ये तो समझ आ ही रहा होगा कि मतलब अदर स्टेट में भी किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि किसी उत्पाद के एगमार्क प्रमाणीकरण से उपभोक्ता को इसके बारे में पता चलता है।
सही विक्रय मूल्य का, सही भार का, या भौतिक एवं रासायनिक रूप से सही उत्पाद का, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो क्या होगा, भौतिक एवं रासायनिक रूप से सही उत्पाद का। ठीक है, तो जो एगमार्क होता है ये एक सर्टिफिकेशन देता है, प्रमाणीकरण देता है कि ये जो उत्पाद आप ले रहे हैं वो कैसा है, भौतिक एवं रासायनिक रूप से सही उत्पाद है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट है, कपास की पट्टियों में क्या मिलाने से नाइट्रोसेल्यूलोज का निर्माण होता है। इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सीधे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और ईथर, या फिर आपका नाइट्रिक अम्ल और ईथर, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, या फिर ईथर और एल्कोहल। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि जब हम क्या करते हैं, कपास के जो लिंटर्स होते हैं उनमें हम जब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो हमारा किसका निर्माण होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज का। ठीक है, और नाइट्रोसेल्यूलोज किसका प्रकार है, विस्कस रेयॉन का आपका। ठीक, फिर नेक्स्ट है, कौन सा साधन सबके पास एक समान है। तो कौन सा साधन मतलब जो यहाँ रिसोर्सेज की बात हो रही है कि कौन सा रिसोर्स सबके पास एक समान होता है। एक सेकंड, कि ऊर्जा यानी एनर्जी आपकी, नॉलेज है, समय है, या उपयुक्त सभी है। तो सबके समान एक तरह का कैसा, मतलब एक समान सबके पास कौन सा है, जो समय होता है वो सबके पास कैसा होता है, एक समान होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में पूरे 24 घंटे ही होते हैं और वो सबको 24 घंटे ही होते हैं सबके पास, इस वजह से सबके पास समान है। ठीक है, फिर है, मधुमेह से पीड़ित रोगियों का उपचार संभव है संतुलित आहार द्वारा यानी कि बैलेंस डाइट, नियमित व्यायाम यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज द्वारा, इंसुलिन द्वारा। इंसुलिन आपका क्या है, हार्मोन है। ठीक है, जो बीटा सेल से सिक्रीट होता है। और डी आपका उपयुक्त सभी। तो मधुमेह के जो रोगी होते हैं या किसी को भी अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है कोई, तो बिल्कुल सही बात है, उनको संतुलित आहार दीजिए आप, फाइबर की मात्रा और लो कैलोरी या फिर रेसे वाला जो वही मतलब फाइबर वाला खाना उनको दीजिए आप। इसके बाद नियमित थोड़ी एक्सरसाइज भी करें, टहले भी। इसके बाद इंसुलिन द्वारा भी, कभी कभी इंसुलिन देना पड़ता है इंजेक्शन के द्वारा। तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज राइट। ठीक है, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु जन्म के तुरंत पश्चात माँ के दूध के साथ निकलने वाला पीला पदार्थ है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रम है, या फिर वसा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब ऐसे चुटकी बजा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम निकलता है, ये बात आपको पता ही है। फिर है, निम्नलिखित में से किसके कारण दूध दही में बदलता है, ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। बिल्कुल सही बात है, लैक्टोज के कारण आपका जो है वो बदल जाता है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। फिर नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व की कमी से रक्ताल्पता होती है। मतलब इतना आसान क्वेश्चन पूछते समय इनको सोचना चाहिए था कि आप लोगों को इतना आसान क्वेश्चन तो आता ही है ना। तो फिलहाल आयरन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, या कार्बोज की कमी से। तो जाहिर सी बात है लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी से होता है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर इज ए। ठीक, फिर नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बोध के विकास की प्रथम अवस्था है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी किसने, जीन पियाजे ने, उनसे पूछा जा रहा है कि इनकी फर्स्ट स्टेज कौन सी है। बिल्कुल आप लोग बता ले जाएंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसके बाद फिर आपका औपचारिक यानी कि फॉर्मल स्टेज, और फिर डी आपका है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक मतलब कि सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज आपकी ये हो जाएगा। इसको हिंदी में इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद और जो संवेदी गामक अवस्था होती है आपकी वो कितने दिन मतलब कौन से टाइम तक होती है, 0 से लेकर के 2 ईयर्स तक। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि pH 7 का अर्थ होता है कि खाद्य पदार्थ की प्रकृति है ना, जो आपका pH आपको पता ही है कि, तो जब 7 होता है pH तो उसका क्या माना जाता है कि वो क्षारीय यानी कि एल्कलाइन है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल है, अम्लीय यानी कि एसिडिक है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल माना जाता है। फिर है कि पानी सामान्य रूप में उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 135 या 160। ये भी इतना आसान है, आपका सबको पता है, ये तो 4th क्लास का बच्चा भी बता देगा, है ना। फिर कोई बात नहीं, एग्जाम में हम दिमाग हमारा सनक जाता है तो हम वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एकदम क्या बोलते हैं उसको, कॉन्शियस होकर और एकदम अवेयर होकर के क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना। ठीक, फिर नेक्स्ट है, उबाल कर पकाने से गोश्त का हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है, इस कारण से इसका रंग हो जाता है। कहने का मतलब जो बनाते हैं नॉनवेज तो उसका जो हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है, इसके कारण से उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल से गुलाबी यानी कि रेड टू पिंक, और या फिर लाल से सफ़ेद यानी कि रेड से वाइट, और इसके बाद लाल से भूरा यानी कि लाल से ब्राउन, या फिर डी से ऊपर में से कोई नहीं। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लाल से भूरे कलर का हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अलग क्वेश्चन है। मे बी आज तक आपको ये क्वेश्चन देखने को ना मिला हो, और एग्जाम में शायद आता तो आप लाल से गुलाबी पे ट्रिक करके चले आते। फिलहाल जो लोग नहीं करके आते उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग करके आने की सोच रहे थे उनके लिए यहाँ ऑप्शन रेडी है। ठीक है, लाल से भूरा हो जाता है।
फिर है कि रक्तहीनता रोग के लक्षण है, रक्तहीनता यानी कि एनीमिया की बात हो रही, ठीक है। तो इसमें क्या इसके सिम्टम क्या है, सांस फूलना व सिर दर्द होना, त्वचा नाखून व आंखों में पीलापन, इसके बाद शारीरिक कमजोरी व थकान, फिर है उपर्युक्त सभी। इसमें एक लक्षण और इंक्लूड कर लीजिए कि स्पून शेप के नेल्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं नेल्स, स्पून टाइप के हो जाते हैं एनीमिया में, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि जब किसी को एनीमिया होता है तो सभी को ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। फिर एफपीओ का पूरा नाम है, एफपीओ का पूरा नाम है आपका फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, या फिर फ्रूट प्राइस ऑर्डर, या फिर फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, या फिर फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन देखिए कितना मतलब फ्रूट फूड फूड करके आपको कंफ्यूज कर रखा है, तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ठीक। फिर है कि एड्स का कारण है अमीबा, वायरस, फफूंदी, बैक्टीरिया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एड्स क्या वायरस की वजह से होता है, ठीक। कौन से वायरस से एड्स फैलता है ये बात आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप लोग जो है क्या कहते हैं अपना मतलब क्या कहते हैं अपनी चीज़ों को रिवाइज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और विद फुल फॉर्म बताइएगा, ये नहीं कि बस नाम लिख दिया, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध से प्राप्त नहीं होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन या विटामिन बी। तो जो दूध होता है उसमें आपका ये नहीं पाया जाता, आयरन जो होता है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो लैक्टोज के फॉर्म में पाया जाता है। और फिर है हमारा आंसर मतलब क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर वस्त्र पर इस्त्री करने की प्रक्रिया कहलाती है, आयनिंग की बात हो रही है, जब आयन करते हैं, ठीक है। और बहुत लार्ज स्केल की बात हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, टेंटरिंग कहते हैं, नैपिंग कहते हैं, या बिटलिंग कहते हैं, या कैलेंडरिंग कहते हैं। तो ये जो आपका वर्ड है ना, बड़े पैमाने पर इस्त्री, ये जो वर्ड है ये सीधे क्या बताता है, कैलेंडरिंग की प्रक्रिया जब की जाती है तो जो है मतलब जब बड़े पैमाने पर इस्त्री करी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, कैलेंडरिंग कही जाती है, ठीक है। फिर है कि खाने वाला सोडा किस विटामिन को नष्ट कर देता है, बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका विटामिन है, विटामिन बी को नष्ट कर देता है, और स्पेशली विटामिन B1 को यानी कि थायमिन को नष्ट कर देता है, ठीक। इसके बाद जनसंख्या आंकड़े संबंधी विषय कहलाता है सोनोग्राफी, डेमोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जनसंख्या शब्द है आपका, जनसंख्या से आंकड़े संबंधी जो विषय कहलाता है वो कहलाता है डेमोग्राफी, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है, यह किसने कहा है, ये डेफिनेशन दी गई है कि कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे वृहदता कहते हैं। साने ने कहा है, RS देशपांडे ने कहा है, एलिजाबेथ बेवरिज ने, या फिर रूथ मार्टिन ने। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साने ने ये डेफिनेशन दी है आपकी, ओके। नेक्स्ट है, मिलावटी पदार्थ के रूप में मेटाइलिन पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। जो मेटाइलिन पीला रंग होता है उसका किस चीज़ के मिलावट में उपयोग किया जाता है, लाल मिर्च पाउडर में, दालों में, या सरसों के तेल में, या शहद में। तो पीला रंग इसमें से आपको दिखाई दे रहा हो कि पीला रंग किस में आता है, दालों में होता है, तो दालों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर है कि जब काले रंग को किसी अन्य रंग में मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं क्रोमा, टिंट, कलर वैल्यू, या फिर शेड। ये भी कितना आसान क्वेश्चन, मतलब देखते ही आंसर दे देना है धड़ाधड़ एकदम, है ना। तो इसमें आपका जो शेड होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी कलर में ब्लैक कलर मिलाते हैं तो हमें उस कलर का शेड प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी कलर में व्हाइट कलर मिलाते हैं तो हमें उसका क्या प्राप्त होता है, ये बात आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप कि आप जरूर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के खाते में बैंक ब्याज नहीं देता है, मतलब कि कौन से खाते में बैंक जो होता है वो ब्याज नहीं देता है, बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट, चालू खाता यानी करंट अकाउंट, और ये आपका निश्चित अवधि जमा खाता, ये फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट की बात कर रहा है शायद, और संचयी सावधि जमा खाता, ठीक है, बचत खाता। तो इसमें जो आपका करंट अकाउंट होता है यानी कि चालू खाता, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता, क्योंकि जो करंट अकाउंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, कितनी बार भी पैसा डाल सकते हो, कितनी बार भी पैसा निकालते हैं, मतलब एक ही दिन में। तो इस वजह से इसमें ब्याज नहीं देता है कोई बैंक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, और ये वाला जो चालू खाता होता है ये ज़्यादातर जो लोग बिजनेसमैन वगैरह होते हैं उनका ये मतलब ये अकाउंट ऐसा बैंक में चलता है। फिर नेक्स्ट है, क्वासियोरकर एंड मेरास्मस निम्नलिखित में से संबंधित है, अस्वच्छता की दशा, पूर्व निम्न पोषण, या प्रोटीन ऊर्जा को पोषण, या विटामिन सी न्यूनता। तो ये जो आपका क्वासियोरकर और मेरास्मस है वो किससे संबंधित है, ये भी आपको पता ही होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है इड, ईगो व सुपर ईगो, इसके अंश हैं। तो आप मुझे ये बताना, चलो मैं ही बता दूँ, सब मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। जो इड, ईगो, सुपर ईगो है ये क्या है, ये पर्सनालिटी के एलिमेंट है, और इसको किसने दिया था, आपके जो फ्रॉयड थे आपके, उन्होंने ये दिया था, ठीक है। जो उनकी साइको एनालिटिकल थ्योरी थी उसमें इन्होंने यूज़ किया था। तो उसमें क्या है आपका, ये किसके अंश है, पर्सनैलिटी का। भी मैंने बताया ना कि बुद्धि लब्धि नहीं होगा, सामाजिक विकास और गत्यात्मक विकास, ये सब ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो पर्सनैलिटी है पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था जो ईद होता है वो हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके बाद जो ईगो होता है वो आपका रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो आपका सुपर ईगो होता है वो आपकी मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ओके। फिर नेक्स्ट है कि ऊनी रेशों की रचना में मध्य परत कहलाती है कॉर्टेक्स,
कार्बन, मेड्यूला, कैरोटीन। तो जो ऊन के देखिए सभी चीज़ों में जो मिड परत मतलब मध्य परत यानी कि जो मिडिल लेयर होती है वो मेडुला ही कहलाती है, लेकिन आपका ऊन एक ऐसा है कि जिसकी मिडिल लेयर जो होती है वो कॉर्टेक्स होती है, ठीक है। इसमें इस तरीके से संरचना होती है। ये देखिए मान लीजिए ये सबसे बाहरी लेयर हो गई, फिर ये बीच वाली लेयर हो गई, फिर ये सबसे अंदर वाली लेयर हो गई। तो जो ऊन होता है उसकी सबसे बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल, और जो एक सेकंड मैं दिखा देती हूँ ऐसे करके आपको। हाँ, ये जो देखिए ये जो सबसे बाहर वाली है दिख रही ये वाली, इसको क्यूटिकल बोलते हैं। और ये जो बीच वाली है, बीच वाली मतलब ये, इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो सबसे अंदर वाली हो गई इसको मेडुला बोलते हैं, ठीक है। फिर है एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है यात्री चेक, रेखांकित चेक, वाहक चेक या ऊपर में से कोई नहीं। तो जो सबसे असुरक्षित चेक होता है वो आपका होता है बियरर चेक यानी कि वाहक चेक, ठीक है। सोचिए ये इतना आसान क्वेश्चन है, ये वाहक चेक वाला जो आपका क्वेश्चन है ये टेंथ की बुक में दे रखा है। सोचिए 10th तक के जो मतलब 10th लेवल तक की चीज़ें हैं वो भी मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है कि उनको भी मतलब पूछ लिया जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम तंतु नहीं है। कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल तंतु कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका देखिए रेयॉन है, डेक्रॉन है, पॉलिएस्टर है, हेम्प है। तो आपका रेयॉन, डेक्रॉन, पॉलिएस्टर ये तीनों आपके क्या है, आर्टिफिशियल तंतु हैं, मतलब आर्टिफिशियल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं आपके तीनों। जो आपका हेम्प है ये आपका एक वनस्पतिक रेशा है, ठीक है। तो ये आपका कृत्रिम तंतु नहीं है। जहाँ भी कभी आपको नहीं क्वेश्चन आए तुरंत आपको एकदम क्रॉस फिंगर कर लेना कि नहीं वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि बीएमआई की गणना हेतु है। बीएमआई आपका क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। तो उसका जब सूत्र, उसका सूत्र क्या है जिससे हम देख पाते हैं कि हमारी जो हमारा जो वेट है हमारी ऊंचाई के अकॉर्डिंग है उस, या फिर मतलब ठीक है, हमारा भार ऊंचाई के हिसाब से ठीक है या कम है या ज़्यादा है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा सूत्र। ये मैं जो है सही वही बता दे रही हूँ मैं आपको सीधे। ए वाला जो आपका है कि भार को हम क्या करते हैं, केजी में मापते हैं, जो वेट मतलब वेट इन केजी, और जो हाइट होती है वो मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। मीटर इन स्क्वायर, ये मुझे लगता है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये मुझे लगता है आपका बी क्वेश्चन सही होगा, है ना, सॉरी बी आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें जो है, एक सेकेंड मैं इसको रफी कर देती हूँ। हाँ तो ये आपका मुझे, हाँ ये आपका बी क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि वेट इन केजी और जो हाइट होती है वो मीटर स्क्वायर में ली जाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, मैंने आपको पहला बताया उसके लिए सॉरी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन अभी आपका पीजीटी में भी आया था, ठीक है। तो पीजीटी में क्या आया था आपका, पीजीटी में बस ये था, उन्होंने 1987 भी ऑप्शन दे रखा था, क्योंकि ये आया तो आपका इसी में था, ठीक है। लेकिन जब मतलब पारित का मतलब पास किया गया, तो पास तो ये 1986 में ही किया गया था, लेकिन जब एक्ट मतलब एकदम पूरा एक्टिव होने की बात आई, फोर्स में आया, तो वो 1987 में आया था। लेकिन यहाँ पर 1987 तो दे नहीं रखा है। आपको ये दो चीज़ पकड़ना है कि पारित पूछ रहा है या फिर आपका क्या पूछ रहा है, लागू पूछ रहा है, ठीक है। अगर लागू पूछता तो हम 1987 बताएंगे, लेकिन अगर पारित पूछा जा रहा है तो हम क्या बताएंगे, 1986, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामुदायिक सुविधा कौन सी है। सामुदायिक सुविधा मतलब कि आपकी जो क्या कहते हैं, कम्युनिटी सर्विस की बात हो रही है, ठीक है। अभिवृत्ति है, या पोस्ट ऑफिस है, या घर है, या धन है। तो इसमें भी आपको बताना नहीं, जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या है, एक सामुदायिक सुविधा है, कोई भी आकर के लाभ उठा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2.5 वर्ष की आयु के अंत तक बालक के अस्थायी दांतों की संख्या आमतौर पर होती है। तो अस्थायी दांतों की बात है, उनके जो आपके टेम्पररी टीथ होते हैं, तो उसमें कितनी होती है, 20 होती है, 16 होती है, 24 होती है, 18 होती है। तो कितनी दांतों की संख्या हो जाती है आपकी, 20 हो जाती है, ठीक है, 20 रहती है। फिर है वृद्धि का अर्थ किस प्रकार के परिवर्तनों से है। ये क्वेश्चन आई थिंक अभी आपका टीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो वृद्धि का जो अर्थ है वो कैसे परिवर्तनों से, गुणात्मक है, गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस से है, संख्यात्मक या मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस, सी यानी कि निश्चित यानी कि फिक्स है, कोई फिक्स चेंज है, और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द एबव। तो जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, वो हम वृद्धि को क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये क्वांटिटेटिव होती है, हम गिन के बता सकते हैं कि सर में कितनी वृद्धि हुई, हाथ कितने इंच बढ़ा, या आपकी हाइट कितने इंच बढ़ी, या आपका वेट कितने केजी बढ़ा। तो इस वजह से जो ये वृद्धि का अर्थ होता है हमेशा संख्यात्मक या मात्रात्मक होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर माप, ऐसा भी कोई शब्द दे सकते थे कि मापने योग्य, तो वृद्धि जो होती है उसको हम माप भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, दूध को शुद्ध करने के लिए, तेल को शुद्ध करने के लिए, या शहद को शुद्ध करने के लिए। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में लाल दवा भी बोलते हैं, और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जब कुएं वगैरह में पानी मतलब साफ़ करने के लिए उसमें कुएं में दवा डाली जाती है, ठीक है। अगर पानी का मुझे लगता है 1000 लीटर में 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि पानी को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से यह रोग होता है। लो भाई इतना आसान क्वेश्चन, मतलब क्या ही बोलें अब हम।
बेरी बेरी, पेलाग्रा, अस्थि विकृति या फिर स्कर्वी। तो आपका जाहिर सी बात है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। और बेरी बेरी आपका विटामिन B1, ये भी बहुत आसान है लेकिन मैं बता देती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और जो लोग अभी नया नया पढ़ना स्टार्ट किए तो उनके लिए थोड़ा सा, जब आप आप ये सोचिए कि किसी भी टर्म्स को आप जितनी बार ज़्यादा अपने मुंह से बोलेंगे, कितनी भी बार उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, उतना ही वो चीज़ आपकी मेमोरी में जाकर के क्या होगा, एकदम फीड होता जाएगा। और पेलाग्रा आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। अस्थि विकृति यानी कि आपका ऑस्टियोमलेसिया जो होता है वो कैल्शियम की कमी से, या ऑस्टियोपोरोसिस होता है अगर तो विटामिन डी की कमी से। ठीक, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर निर्माणक पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है। शरीर निर्माणक पोषक तत्व का मतलब बॉडी बिल्डिंग कौन करता है, मतलब इस न्यूट्रिएंट में से बॉडी बिल्डिंग का फंक्शन कौन हमारी बॉडी में जो है संपन्न करता है? तो कौन करता है? प्रोटीन करता है। आपको पता है जितनी हमारे टिश्यूज़ होते हैं, डैमेज टिश्यूज़ हैं, डैमेज सेल्स हैं, या बॉडी में कहीं भी मतलब कुछ तरह की चोट फोट है, कुछ भी है, तो उसके मेंटेनेंस का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। मतलब जितना भी मेंटेनेंस का काम होता है, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का, वो सब हमारी बॉडी में प्रोटीन करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है एक श्रेष्ठ संचारक का गुण है। श्रेष्ठ संचारक मतलब सेंडर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, संचार माध्यमों का ज्ञान होना, व्यवहार कुशल होना, विषय का पूर्ण ज्ञान होना, या उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है अगर आप एक सेंडर हैं, यानी कि आप मैसेज दे रहे हैं लोगों को, है ना, संचार करता है आप, तो आपके अंदर इन सारी चीज़ों की क्वालिटी होनी चाहिए। आपको ज्ञान भी होना चाहिए, आपका व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अगर आपकी बात नहीं सुन रहा था आप वहाँ झगड़ा करने लग गए या मार पिटाई करने लग गए। और जिस बारे में आप बताने जा रहे हैं, जिस भी बारे में आप उसकी नॉलेज देने जा रहे हैं, लोगों को उसका ज्ञान देने जा रहे हैं, तो उसका भी आपको पता प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं देगी तो आप कहाँ से दे पाएंगे? तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, फिर है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है। GRY है, ICDS है, IRDP है, या DWCR है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ICDS है आपका। ठीक है, और ICDS कब आया था? 1975 में। और इसी के साथ ICDS के साथ ही आपको जो निप्सिड हमने कल पढ़ा था, निप्सिड भी आपका आया था 1975 में। ठीक है, और ICDS का जो है क्या बोलते हैं, ICDS जो है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों तक के उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने का काम करता है। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है? लीजिए भाई, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या होगा, कौन सा पूछ रहे हैं कि कौन सा डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है? क्रॉस फिंगर करनी है आपको, नहीं पूछ रहा है। अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन, संतुलन यानी कि बैलेंस, रंग यानी कि कलर, और रिदम यानी कि मतलब वही लय यानी कि रिदम। तो इसमें आपका अनुपात भी होगा, संतुलन भी होगा, लय भी होगा। जो आपका रंग है ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है। ठीक है, ये डिज़ाइन का तत्व है, सिद्धांत नहीं है ये। ठीक, बाकी आपको जो प्रोपोर्शन, बैलेंस, रिदम, ये सब क्या है? सिद्धांत है उसके। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक व्यवहार के द्वारा बालक किस सामाजिक योग्यता को सीखता है? ए ऑप्शन है आपका सामाजिक स्वीकार्यता के अनुसार व्यवहार करना, सामाजिक प्रतिगमन, प्रभुत्वशाली व्यवहार, या सामाजिक सहभागिता। तो जाहिर सी बात है जब आप क्या करेंगे, सामाजिक व्यवहार के द्वारा बच्चा क्या करता है? सामाजिक स्वीकार्यता के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक है, उसको ये चीज़ पता चलती है, जब बच्चे को आप समाज में इंटरेक्ट होने देंगे तो उसको ये चीज़ पता चलती है कि मैं समाज में किस तरह का व्यवहार करूँ कि जिससे लोग मुझे एक्सेप्ट करें, है ना। उसको ये पता चलेगा, वो समझेगा ना। अगर वो कुछ मिसबिहेव करेगा तो लोग उसको बताएंगे यहाँ तुमने ये गलत किया, है ना। तो उससे उसको समझ आएगा कि हमें सोसाइटी में लोगों से किस तरह का व्यवहार, कहाँ पे किस तरह का व्यवहार हमें करना है। फिर नेक्स्ट है टिटैनी एक लक्षण है कैल्शियम की कमी का, प्रोटीन की कमी का, विटामिन ए की कमी का, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका जो क्या बोलते हैं, कैल्शियम की कमी से जो है टिटैनी नामक रोग होता है। ठीक, फिर है वह तंतु जो जलते समय बाल के जलने जैसी गंध देता है, कौन सा? लिनन, शुद्ध ऊन, रेयॉन, या कपास। एकदम शुद्ध ऊन आपका जिंदाबाद। ठीक है, तो उनमें आपका होता है ना, प्रोटीन होता है, तो इस वजह से वो जलने टाइम बाल जैसी गंध देता है। ठीक है, फिर है कि बाल अपराध के लिए इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपचार नहीं है? फिर से आया आपका नहीं है, क्या आया? एक सेकेंड, नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो नहीं पूछ रहा है तो देखो कौन सी, मानसिक थेरेपी, क्रीड़ा थेरेपी, अंगुली चित्रण थेरेपी, या मनो अभिनय थेरेपी। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा कि अंगुली थेरेपी जो होती है वो इस तरह की चीज़ें नहीं करी जाती हैं। बाकी जो मानसिक थेरेपी भी कराते हैं, क्रीड़ा थेरेपी से भी बच्चों को थोड़ा सा उपचार करते हैं, इसके बाद मनो अभिनय थेरेपी भी कराते हैं उसकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था है। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, और प्रौढ़ावस्था यानी कि अडल्टहुड। तो इसके बीच का जो अवस्था है वो कौन सी है आपकी? शैशवावस्था यानी इन्फेंसी है, किशोरावस्था यानी एडोलसेंट है, या भ्रूणावस्था या आपकी वृद्धावस्था। ठीक है, तो भ्रूणावस्था तो कतई नहीं होगा, वृद्धावस्था भी नहीं होगा, शैशवावस्था भी नहीं होगा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंट। बच्चा क्या होता है जब लेटर चाइल्डहुड के बाद क्या शुरू होता है? एडोलसेंसी तो स्टार्ट होता है, और एडोलसेंट के बाद आपका अडल्टहुड से स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद इसलिए आपका आंसर मध्य की अवस्था पूछ रहे हैं। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था क्या होगी? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था है स्थापत्य अवस्था, संकुचित अवस्था, सेवानिवृत्त अवस्था,
या विस्तार की अवस्था। तो स्थापत्य अवस्था आपकी जो होगी क्या बोलते हैं, जो आपका स्टेबलेंट मतलब क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लीमेंट होती है ना, इम्प्लीमेंट स्टेज होती है किसी चीज़ का। वो लोग परिवार, दो लोग शादी करते हैं और वो लोग मतलब अपने परिवार की स्थापना करते हैं। फिर संकुचित अवस्था मतलब कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज की बात हो रही है। फिर सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट एज की बात हो रही है। और डी यानी कि आपका एक्सपेंडिंग स्टेज। तो जो द्वितीय चक्र अवस्था होती है हमारी, वो क्या होती है, एक्सपेंडिंग स्टेज यानी कि विस्तृत अवस्था। फिर है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीमिंग की बात हो रही है। तो डे ड्रीमिंग विशेष रूप से किस अवस्था से संबंधित है, वयसंधि अवस्था। वयसंधि मतलब आपकी प्यूबर्टी स्टेज। कौन सी, ये प्यूबर्टी स्टेज, ठीक है। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था या शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो ये जो डे ड्रीमिंग की बात होती है वयसंधि अवस्था में ही आती है, ठीक है। 11 से 12-13 साल के बीच की बात हो रही है। फिर है शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाने वाला विलायक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कि इसमें जो है आंसर होगा वो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। लेकिन अगर आप कुछ जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ताकि आपको भी पता चल सके और मुझे भी पता चल सके, ठीक है। फिर है कि ऊन प्रोटीन युक्त रेशा है। ऊन में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। अब चलिए, ऊन में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ऊन और रेशम आपका दोनों एनिमल फाइबर है, तो उन दोनों को क्या, उनमें दोनों में प्रोटीन पाया जाता है। रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है रेशम वाले फाइबर में। और ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वही बात पूछ रहे हैं। तो फाइब्रिन तो आपका रेशम हो गया। किरेटिन कौन सा है बताइए, सेरेसिन है, फाइब्रोनोजन है। आपका जो किरेटिन है ये आपके ऊन में पाया जाता है, ठीक है। किरेटिन प्रोटीन बालों में बालों नहीं मतलब ऊन में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर है शहतूत के वृक्ष पर पाए जाने वाले रेशम के कीड़े का नाम है एंथ्रापर्नी, लेडी बिटल, काली बिटल, बॉम्बिकस मोरी। ये भी कितना आसान है, डी बॉम्बिकस मोरी पाया जाता है। फिर है ये दोनों क्वेश्चन हमारे, देखिए कितने मज़ेदार क्वेश्चन है, करने में कितना मज़ा आ रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था जब मैं पीपीटी बना रही थी, तो मैं सोच रही थी मैं कितनी जल्दी आप लोगों के सामने इसको लेकर के आऊँ। तो जब मुझे इतनी खुशी हो रही तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही देख करके, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन है आज, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा करने में, अभी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। पोषणहीनता मतलब कि न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा है, ब्रोंकाइटिस है, एनीमिया है, मलेरिया है। तो आपका जो इन्फ्लुएंजा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सारे तो क्या बोलते हैं, सब बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से फैलने वाले हैं। तो इसमें जो आपका सी हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया से रिलेटेड 3 क्वेश्चन मिले हमें, आपने देखा पूरे 3 क्वेश्चन मिले, सोचिए एनीमिया के बारे में। फिर है कि बैंक में धन जमा करने का कौन सा प्रमुख साधन नहीं है। चालू खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, बचत खाता, राष्ट्रीय बचत खाता। तो मैं आपको बता दूं, ये जो राष्ट्रीय बचत खाता है आपका, ये पूरा दिख नहीं रहा है इसमें, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। एनएससी बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एनएससी। तो ये जो एनएससी है आपका, ये बैंक की योजना नहीं है, ये आपकी पोस्ट ऑफिस की योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, ठीक है। ये भी बहुत पुरानी नहीं, अभी नई स्कीम ही है ये। तो इसमें एक बचत पत्र खरीदा जाता है पोस्ट ऑफिस से। फिर वो जितने टाइम के लिए आप खरीदेंगे वो उतने टाइम के लिए होगा। जब उतना टाइम पूरा हो जाएगा तब आप जा करके उसका आप जो धनराशि जितने का आपने खरीदा है उसमें ब्याज वगैरह लगा के जो धनराशि होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय बचत पत्र है, मतलब राष्ट्रीय बचत खाता है जो कहाँ खोलते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस का होता है, ठीक। फिर है यूनिसेफ के कार्य हैं। यूनिसेफ आपको पता ही है, सार्वभौमिक टीकाकरण यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख मतलब कि प्राइमरी हेल्थ केयर, बाल विकास एवं पोषण यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन। और फिर आपका डी मतलब कि उपयुक्त सभी। तो ये आप बताना तो मुझे ये कि इसमें भी आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप मुझे एक चीज़ बताना कि जैसे यूनिसेफ हम लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, आपको पता ही है, UNICEF। तो आपको ये बात पता है कि ये जो आई है और ये जो ई है, इन दोनों को यहाँ से हटा दिया गया है यूनिसेफ से, ठीक है। क्या किया गया, हटा दिया गया है। तो आप मुझे बताना कि इसको कब हटाया गया और इसका फुल फॉर्म क्या था, मतलब आई का और ई का, दोनों का मतलब पूरा फुल फॉर्म बताइएगा, आई और ई के सहित। और ई और आई को कब हटाया गया ये आपको बताना है। फिर है कौन सा वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो आपका 2001 है, 2002 है, 2003, 2004। तो आपका जो 2001 है ये आपका इसमें महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उबाल कर पकाने से, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, सॉरी, फिर भी कर लेते हैं एक बार, कि इसमें जो कलर हो जाता है कैसा हो जाता है आपका, लाल से भूरा कलर हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला खनिज है, ठीक है। कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, सोडियम। तो इसमें जो आपको पता ही है कि थायरॉक्सिन ग्लैंड को जो प्रभावित करता है कौन करता है, आयोडीन करता है आपका, ठीक है, जिसकी वजह से गोइटर नामक रोग हो जाता है। फिर है कि रेशम की जन्मभूमि किस देश को कहा जाता है, चीन को, भारत को, जापान को, नेपाल को। तो इसमें किसको कहा जाता है, चीन को, जो आपका है वहाँ की जो रानी थी चाय के उसमें गिर गया था उनका,
वो कहानी लंबी है। तो वहाँ से जो है रेशम की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और जो कपास होता है उसको भारत का कहा जाता है, मतलब कपास का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। और जो आपका ये होता है लिनन से भी मिल लेते हैं, थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं भाई। तो लिनन को जो होता है, लिनन कहाँ का है, ये मिस्र का, ठीक है। मतलब लिनन की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से, मिस्र की है। बहुत ही घटिया राइटिंग हो रही है, बट कोई नहीं, आपको जानना है, ठीक है। तो आपका चीन रेशम से, और कपास भारत से, और मिस्र लिनन से, ठीक है। सॉरी, मतलब लिनन जो है वो मिस्र से। फिर है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है, डेसिबल है, कैलोरी है, या जूल है, या न्यूटन है। तो जाहिर सी बात है कि जो डेसिबल है वो क्या, मतलब जो डेसिबल होती है उसमें ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद कैलोरी, आपको पता ही है कि ऊर्जा जो मिलती है फूड में उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं, किलो कैलोरी में, मतलब ऐसे। और फिर जो आपका जूल है, ये आपकी क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है, किसकी, ऊर्जा मापने की इंटरनेशनल इकाई है जूल। और ये आपका टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था, इसी बार आया था, ठीक है। फिर है कि रंग कड़ीय सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर्स पूछ रहे हैं। तो आपका क्या होगा, प्राइमरी कलर्स में पूरा नहीं पढ़ूंगी, आपको पता ही है कौन कौन सा है, लाल, पीला और नीला, यानी कि रेड, येलो और ब्लू, ये बात आपको पता ही है। अब मज़ेदार क्वेश्चन ये एक है कि उच्च ताप कम समय विधि, यानी कि HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड के द्वारा दूध का पास्चुराइजेशन यानी कि पास्चुरीकरण करने के लिए लगभग कितना तापमान होना चाहिए। आपको पता है कि पास्चुराइजेशन में 3 चीज़ें बताई जाती हैं, 3 विधियों से, ठीक है। जिसका एक पहला होता है बैच सिस्टम, दूसरा होता है HTST मेथड, और तीसरा होता है आपका USTS मेथड, ठीक है। तो इसमें आपका जो बीच वाला है, यानी कि दूसरे नंबर पे है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, उसका टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है। तो आप बताइए 62 होगा, 143 डिग्री सेल्सियस, या 72 डिग्री सेल्सियस, या 162 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर कितनी देर के लिए पकाते हैं, इतनी देर के लिए, कितनी देर के लिए, 15 सेकंड के लिए, ठीक है। और जो आपका बैच सिस्टम होता है, बैच सिस्टम जो सबसे पहला वाला मेथड है, तो बैच सिस्टम में क्या करते हैं, 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स तक पकाते हैं। इसके बाद जो आपका सबसे लास्ट वाला अल्ट्रा, क्या बोलते हैं, USTS, मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला जो होता है, सबसे उच्च तापमान पर जब एकदम पकाते हैं, सबसे 3rd नंबर वाला जो होता है, ठीक है, USTS मेथड, उसमें क्या करते हैं कि 143 डिग्री सेल्सियस, ये जो आपका दे रखा है, ये देखिए, ये जो 143, एक सेकेंड, हाँ, ये जो 143 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये आपका 3rd वाला है। तो इसमें 143 डिग्री सेल्सियस पर जो है 1 सेकंड तक पकाते हैं। मैं बोलते बोलते इतना वो हो जाता ना कि पता नहीं, मैं बोल ही नहीं पाती, मेरी आवाज़ ही अटक जाती है। फिलहाल हमें जानना था, हमने तीनों चीज़ें जान ली, ठीक है। फिर है रेशमी पदार्थों में किस पदार्थ का कलफ लगाया जाता है, क्या कहते हैं, मैदा का, गोंद का, साबूदाना का, या अरारोट का। तो जो गोंद होता है, गोंद का लगाया जाता है आपका, ठीक है, किसका, गोंद का, यानी कि गम का। गम, ये आपका वो वाला गम नहीं, गम हम ना लिया करिए आप लोग, बढ़िया खुशी में रहा करिए, गम तो आते जाते रहते हैं। फिलहाल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें गम का कलफ लगाया जाता है किसमें, रेशमी वस्त्रों में, यानी कि जो सिल्क आपके कपड़े होते हैं। फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। मनोविश्लेषणात्मक का मतलब साइको एनालिटिकल थ्योरी की बात हो रही, ठीक है, साइको एनालिटिकल या साइकोसेक्सुअल थ्योरी की बात हो रही। तो इन्होंने किसने मतलब प्रपोज किया था, किसने किया था, एरिक एरिक्सन ने, या स्पीयरमैन ने, या जीन पियाजे ने, या सिगमंड फ्रॉइड ने। तो ये आपको पता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। इसके बाद एरिक एरिक्सन ने क्या किया था, साइको सोशल थ्योरी दी थी। आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो, जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी थी, और जो ये फ्रॉइड है उन्होंने साइको एनालिटिकल या साइको सेक्सुअल थ्योरी दी थी। और जो आपके स्पीयरमैन है, इन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। इंटेलिजेंस में इन्होंने एक G फैक्टर बताया था ना, कि सबकी जो बुद्धि होती है उसमें एक जनरल फैक्टर पाया जाता है, तो इन्होंने जनरल फैक्टर के बारे में बताया था, जो स्पीयरमैन थे। और जीन पियाजे का आपको पता ही, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी इन्होंने। फिर है चेन स्टिच, एक प्रकार है तुरपाई के टाँके का, कच्चे या अस्थायी टाँके का, सजावटी टाँके का, या अस्थायी टाँके का। तो जो चेन स्टिच होती है, मुझे तो सिर्फ यही एक स्टिच आती है जिसको बोलते हैं चेन स्टिच। ये बहुत ही आसान होती है और बड़ी अच्छी भी लगती है बनने पे। तो ये कौन सा टाँका है आपका, ये एक डेकोरेटिव स्टिच के अंदर आता है, यानी कि सजावटी टाँके का एक प्रकार है। फिर है कि निम्नलिखित में से वाणी विकार क्या नहीं है, फिर से आ गया नहीं, ठीक है, फिंगर क्रॉस करनी पड़ेगी, नहीं की पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तुतलाना, या अस्पष्ट उच्चारण, या हकलाना, या कम बोलना। तो वाणी विकार की बात हो रही, तो ये जो आपका तुतलाना है, इसके बाद अस्पष्ट उच्चारण है, या हकलाना है, यानी कि स्लरिंग की बात हो रही है, या ये जो है ये अस्पष्ट मतलब कि गलत तरीके से प्रोनाउंसिएट करना, या हकलाना यानी कि जो स्लटरिंग होती है, बच्चे हकला करके बोलते हैं। ये तीनों आपके क्या हैं, ये डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, ठीक है। लेकिन जो आपका कम बोलना है, अगर कोई बच्चा कम बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर है कि खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। फिर से देखिए आ गया आपका पारित, आ गया है वर्ड, क्या वर्ड आ गया, पारित, पारित यानी कि पास, ठीक।
तो पास कब हुआ? 1950 में, 1960 में, 1954 में या 1964 में? तो पास कब हुआ था? 1954 में। लेकिन एकदम लागू कब हुआ? लागू हुआ था आपका, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, लागू हुआ था 1 जून 1955 में। ठीक है, 55 में। ठीक, इसके बाद है अब एक सेकंड, हाँ, फिर है कि किशोरावस्था में खाने संबंधी विकार जिसका स्वयं की गई निहारिता यानी कि सेल्फ स्टारवेशन का लक्षण है, तो वो क्या कहलाता है? बुलिमिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया नर्वोसा या ओबेसिटी या ओवरवेट। तो जो सेल्फ स्टारवेशन वाला लक्षण पाया जाता है वो आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा में पाया जाता है। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा में तो क्या करते हैं वो लोग, खाते तो हैं लेकिन उसको क्या करते हैं वो बहुत मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर वॉमिटिंग के थ्रू खाने के बाद वो क्या करते हैं वॉमिट कर देते हैं, या फिर जो भी खाते हैं उनको वो मतलब अपने बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं और निकाल भी देते हैं वो उस तरीके से। लेकिन जो एनोरेक्सिया होता है उसमें इंसान भूखा रहता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे मतलब बहुत वेट कम करना है या बहुत अच्छा दिखना है, तरह तरह की चीज़ें। तो जो सेल्फ स्टारवेशन, आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, सेल्फ स्टारवेशन या फिर स्वयं की गई निराहारिता आता है तो आपको क्या लगाना है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि दल शिक्षण में दल है। ठीक है, दल शिक्षण का मतलब है टीम टीचिंग की बात हो रही है। फिर से आपका थोड़ा सा टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। मैं पूरा पढ़ करके आपका समय नहीं लूँगी ज़्यादा। क्या हो जाएगा इसमें? अध्यापकों एवं छात्रों को जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। ठीक है, अध्यापकों एवं छात्रों का जो पूरा टीम टीचिंग होती है इसमें क्या करते हैं? अध्यापकों और छात्रों दोनों लोग मिल करके टीचिंग प्लान करते हैं और उसका क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। आयताकार मतलब कि ये जो पर्सनालिटी के वो होते हैं, जो होता है ना एक्टोमॉर्फिक या एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। तो ये जो आयताकार शारीरिक रचना वाले हैं वो क्या है? मीजोमॉर्फिक हैं आपके। क्या है? मीजोमॉर्फिक की बात हो रही है। ठीक है, तो जो मीजोमॉर्फिक वाले होते हैं वो परंपरावादी, या इनसे पूछ रहे हैं कि जो लोग मीजोमॉर्फिक बॉडी स्ट्रक्चर के होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है। तो वो परंपरावादी एवं सामाजिक होते हैं, या शांति प्रिय एवं एकांत प्रिय होते हैं, या जोशीले एवं क्रोधी होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, जोशीले एवं क्रोधी। यहाँ पर क्रोधी वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे जो मीजोमॉर्फिक वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल मतलब जोश में रहते हैं, थोड़ा सा कह सकते हो आपकी उत्तेजित और उत्साहवर्धक टाइप होते हैं, जोश में रहते हैं हमेशा। ठीक है, और इसके बाद जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, मतलब जो सबसे फर्स्ट नंबर वाली पर्सनालिटी की वो है, वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग थोड़ा एक्टिव रहते हैं, सोशल रहते हैं, है ना, मतलब बढ़िया रहते हैं वो। ठीक है, और जो एंडोमॉर्फिक होते हैं वो थोड़े से मतलब उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी मोटा होता है और मोटा छोटा टाइप का होता है, और वो लोग थोड़े से अनसोशल टाइप के होते हैं, और वो लोग बिल्कुल पेसिमिस्ट होते हैं, निराशावादी होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो आपके मैंने पहला बताया आपको एक्टोमॉर्फिक होते हैं वो लोग थोड़ा सा मतलब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब आशा होती है उनके पास, और मिला जुला करके वो सोशल होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि शिक्षण व्यूह रचना है। तो शिक्षण व्यूह रचना जो आपकी क्या है? मतलब कि टीचिंग स्ट्रेटजी की बात हो रही है। टीचिंग स्ट्रेटजी से क्या करते हैं? उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना, शिक्षण की योजना, शिक्षण की विधि, या कक्षा में अतिरिक्त क्रिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपको टीचिंग स्ट्रेटजी होती है वो किस लिए बनाई जाती है? उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु बनाई जाती है, सिंपल सी बात है। फिर आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर है, यानी कि नोन टू अननोन। ठीक है, तो नोन टू अननोन जो आपका है वो क्या है? शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण तकनीक है, या शिक्षण युक्ति है। तो आपका ये जो है ये टीचिंग मैगजीम्स की बात हो रही है। टीचिंग मैगजीम्स आपने बीएड में पढ़ा होगा, और नेट वगैरह का जो फर्स्ट पेपर उसमें अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपको मिलता होगा। तो ये क्या है? एक टीचिंग मैगजीम्स है, यानी कि शिक्षण सूत्र है ये। ठीक है, नेक्स्ट है किसी रंग की चमक अथवा धुंधलेपन का तात्पर्य है कि मतलब किससे, इससे किस चीज़ से मतलब है। ठीक है, तो आपका ह्यू से, या मूल्य से, या रंग से, या क्रोमा से। तो जो चमक और धुंधलेपन का कार्य करता है वो किससे होता है? क्रोमा से होता है। और जो आपका ह्यू है वो क्या है? वो रंगों के नाम दर्शाता है। ठीक है, कि जो रंगों के नाम होते हैं लाल, पीला, हरा, नीला, वो ह्यू से मतलब होता है उनका। फिर है कि बाल्यावस्था में निकट से दूरदृष्टि की ओर होने वाला विकास कहलाता है। निकट से दूरदृष्टि होने वाला मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो मतलब जो निकट से, हाँ सही बात है, निकट से दूर दृष्टि होने वाला जो विकास होता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल, या लॉन्गिट्यूडनल, या हॉरिजॉन्टल, या प्रोग्नोमो डिस्टल। तो ये आपका ए और डी ऑप्शन सेम दे रखा है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि किसी भी एग्जाम में अगर आपको दो ऑप्शन सेम दिखते हैं तो आप सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला कौन सा? ए है। ठीक है, तो हम ए वाले को ऑप्शन करेक्ट मानेंगे। फिर है, अच्छा फिर खत्म। इतने क्वेश्चन कितने थे? मुझे लगता है 70 से 75 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो चलिए, बहुत रात हो चुकी है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आप लोगों ने चलिए इतनी देर सुना और देखा, मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया करा के, और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा।
और क्वेश्चन तो मुझे लगता है अच्छे थे, और इसमें से आपके 1 2 4 5 क्वेश्चन तो मुझे लगता है किसी भी होम साइंस के एग्जाम में पूछ ही लिए जाएंगे, ठीक है। और टीचिंग वाले भी क्वेश्चन हमने कुछ करे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल ही होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है या कुछ लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉमेंट सेक्शन में आंसर विद रीज़न या विद एक्सप्लेनेशन भी आप वहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो अभी एक ड्राई ब्लीच वाला था, मुझे लगता है कि जो धुलाई वाला था, अगर आपको उसका एकदम एग्जैक्ट आंसर कहीं मिलता है, मेरे अकॉर्डिंग तो वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपको कहीं मिलता है विद एक्सप्लेनेशन तो आप ज़रूर मेरे साथ भी आप शेयर करिएगा। और चलिए फिर ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर से दूसरे जो है पेपर के साथ या दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग सोइए, अपना ध्यान रखिए और बढ़िया डिनर विनर करिए। और फिर से आप लोगों को एक बार जो है गर्ल चाइल्ड डे की शुभकामनाएं बहुत सारी। और चलिए ठीक है फिर, गुड नाइट, ध्यान रखिए, मिलेंगे फिर से, बाय बाय, टेक केयर।